हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज ये हम लोग का क्रैश कोर्स का चौथा दिन है, जिसमें हम लोग टॉपिक लेके आए हैं द्विघात समीकरण। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण और भी ढेर सारे टॉपिक को पढ़ने का काम हम लोग किए थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसा होता है, उसमें हम लोग का उसका डेफिनेशन क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, मूल क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होता है, विवेचक क्या होता है, या मूल हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मतलब इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण को देखने का काम जब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद जो है वो होता क्या है, सॉरी द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या दे रहा है। तो इसका डेफिनेशन में हम लोग का दे रहा है एक द्विघात समीकरण। तो एक द्विघात समीकरण में एक चर वर्ग होता है। एक चर वर्ग मतलब एक हम लोग का क्या होगा, वेरिएबल होगा, और हम लोग का क्या होगा, और इस प्रकार के समीकरण को घात दो का समीकरण भी कहते हैं। मतलब वैसा समीकरण हम लोग का जिसमें हम लोग का अगर दो घात होगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण जो हम लोग कहते हैं। और इसमें हम लोग का क्या होता है, इसका मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब द्विघात समीकरण जो वो किस रूप में होता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कि द्विघात समीकरण जो है वो ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में, cx इक्वल टू 0 के रूप में होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे एक टर्म्स देखें a नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब क्या होगा। तो अगर किसी भी द्विघात समीकरण में हम लोग a नॉट इक्वल टू या फिर हम लोग का x² वाला टर्म्स जो है वो अगर 0 हो जाए तो क्या बचेगा, तो बच जाता है हम लोग का bx प्लस सी। अब ax² वाला टर्म्स अगर हम लोग का 0 हो जाए तो ये वाला टर्म्स होगा ही नहीं, और ये टर्म्स नहीं होगा तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण ना होकर के ये हम लोग का क्या होगा, रैखिक समीकरण हो जाए। तो जिस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए कि a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है। तो पहला एग्जांपल 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग का x² वाला टर्म्स उसके साथ हम लोग का 0 तो नहीं है, तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 हम लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल तो 7x² माइनस 3, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, सॉरी 7x² माइनस 4। तो x² वाला टर्म्स यहाँ पे भी अवेलेबल है, बीच वाला टर्म्स ना हो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला टर्म्स नहीं हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x² वाला टर्म्स जो वो होना जरूरी है। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हम लोग इस वीडियो में एक और बात बता दें कि हम लोग का कंप्लीट वीडियो जो है वो हम लोग का द्विघात बहुपद पे, सॉरी द्विघात समीकरण पे बनाया गया। तो जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x इंटू x² प्लस 1 जो है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, यही हम लोग से इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग का इसके आंसर में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का पहले क्वेश्चन को हम लोग एक स्टेप लिख लें, इक्वल टू x इंटू x² माइनस 1। इसको हम लोग बच्चों क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है क्या, ये तो हम लोग का देखने में पावर 3 वाला है, तो ये हम लोग का द्विघात होगा ही नहीं, इसमें हम लोग का x का अधिकतम पावर जो वो 3 होगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 इंटू a² बी का वैल्यू हम लोग का 2 था, प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू x को x² से मल्टीप्लाई, तो x क्यूब, x को -1 से माइनस एक्स। अब देखिए एक स्टेप और, तो एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6x², 2 का स्क्वायर 4, और 4 3 जा 12x प्लस 8, एक्स क्यूब उस तरफ माइनस एक्स क्यूब माइनस में तो प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग का कुछ टर्म्स जो है वो कट जाएगा। तो कौन कौन सा, एक्स क्यूब प्लस में और एक्स क्यूब माइनस में। अब हम लोग को बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, 6x² एक्स वाला 12 और 1 प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या, तो x का सबसे अधिकतम पावर बच्चों कितना मिल रहा है, x का अधिकतम पावर हम लोग का यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आंसर में हाँ यह द्विघात समीकरण है। ये तो हम लोग का बच्चों फॉर्मूला था, इसको लिखना होगा तो लिख लीजिए, नहीं लिखना होगा तो कोई बात। तो ये हम लोग क्या देखें कि ये हम लोग का द्विघात समीकरण जो वो हो जाएगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे देखेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है या उससे आगे का टर्म, इसको सभी लोग लिख लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग अब इससे आगे बात करेंगे द्विघात समीकरण का मूल, मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या होता है, तो देखिए किसी द्विघात समीकरण के लिए मूल की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि x का वैसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, तो उसी वैल्यू को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उस द्विघात समीकरण का मूल है। तो यहाँ पे देखिए उसका डेफिनेशन क्या दे रहा है, किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए x का वह मान जिसके लिए क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस सी का मान जो वो 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस द्विघात समीकरण का
मूल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एक और बात क्या होता है कि किसी द्विघात समीकरण में अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं क्या कि द्विघात समीकरण में अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। कितना? 2 मूल हो सकते हैं। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या। तो अधिक से अधिक 2 मूल हो सकता है और कम से कम हम लोग का, अगर देखिए यहाँ पे हम लोग फिर अगर कम से कम की बात करेंगे तो अगर वास्तविक मूल होगा तो 1 या 2 होगा, और अगर हम लोग का वास्तविक नहीं होगा तो भी हम लोग का 2 मूल होगा। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि x = 3, क्या x = 3 द्विघात समीकरण 3x² - 7x - 6 = 0 का मूल है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो LHS या x = 3, LHS देखिए क्या हो जाएगा। तो LHS में 3 × x का वैल्यू 3, इसका स्क्वायर -7 × 3 -6, तो 3 × 3 का स्क्वायर 9 - 21 - 6 27, 21 और 6 27 = 0 = RHS। ये RHS के इक्वल हो गया, इसीलिए x = 3 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। द्विघात समीकरण के मूल। इस तरीके से हम लोग बच्चों क्या देखें कि द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है। अब बच्चों एक टर्म्स इससे आगे क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक। तो देखिए अगला टर्म्स हम लोग का होता है विवेचक। विवेचक, इसी को हम लोग विविक्तकर के नाम से भी, विविक्तकर, या इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो किसी द्विघात समीकरण ax, सभी द्विघात समीकरण क्या, ax² + bx + c, तो ax² + bx + c = 0 कोई द्विघात समीकरण है। इसका जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, d से। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac। यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण के लिए d का फॉर्मूला जो होता है विवेचक का, वो होता है b² - 4ac। अब हम लोग बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए, 5x² - 8x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू कितना, आंसर में a = देखिए x² के साथ क्या है 5, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू 3। d के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो d = b² - 4ac, तो b² -8 का स्क्वायर -4 × 5 × 3, तो -8 का स्क्वायर 64 - 4 5 जा 23 जा 60 = 4। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, विवेचक या विविक्तकर का मान हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इससे आगे देखेंगे मूलों की प्रकृति की। अगर हम लोग जो मूल की जो बात किए तो उस मूल का प्रकृति क्या होगा, मतलब किस टाइप का और कैसा मूल होता है, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे मूलों की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रूट्स की। अगर कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसका रूट्स हम लोग का किस टाइप का और क्या मिलता है, कैसा मिलता है, उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स में, तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग टोटल 3 या 4 टाइप का जो वो होता है। तो यहाँ पे देखिए बुक में हम लोग को 3 ही टाइप का दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 टाइप का बताया जा रहा है। तो इसमें देखना क्या होगा कि वो नया टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कि यदि b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा, तो द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, तो ax² + bx + c = 0 के रूप में। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि पहले विवेचक फाइंड आउट किए, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक या फिर b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसका विवेचक जो वो किस टाइप का और कैसा होता है। तो देखिए हम लोग b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या समझेंगे कि मूल जो होगा वो वास्तविक और समान होगा। मतलब कि b² - 4ac का कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो द्विघात समीकरण का मूल जो होगा वो वास्तविक और समान होगा। उसी तरीके से सेकंड वाले में कि अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 मिल जाए तो उस केस में बच्चों क्या होता है, तो उस केस में हम लोग का मूल जो वो वास्तविक और समान होता है। मतलब 2 रूट्स जो मिलता है, 2 मूल जो मिलता है, वो दोनों हम लोग का क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हम लोग, और क्यों इक्वल होता है वो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जो देखेंगे, इस फॉर्मूला में हम लोग क्लियर करेंगे उसको। तीसरे नंबर पे कि यदि b² - 4ac, मतलब b² - 4ac का वैल्यू अगर हम लोग का 0 से छोटा, या फिर कहें हम लोग कि 0 से छोटा, मतलब अगर b² - 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव या ऋणात्मक हो, तो उस केस में बच्चों क्या होता है कि हम लोग का मूल जो वो
वास्तविक नहीं होता, मतलब अवास्तविक मूल होता है। और इसी तरीके से हम लोग देखिए चौथा नंबर, तो पहले और दूसरे को मिला करके हम लोग क्या किए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, मतलब ये वैल्यू जो है वो हम लोग का या तो 0 या तो 0 से बड़ा, मतलब अगर नेगेटिव नहीं हो तो उस केस में हम लोग का क्या होगा कि मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इस तरीके से हम लोग 4 टाइप का मूलों की प्रकृति देखे। पहले नंबर पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, दूसरे नंबर पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0, तीसरे नंबर पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हम लोग का 0 से छोटा, और पहले दूसरे को मिलाकर हम लोग चौथा टर्म जो है वो हम लोग लिखे, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका हम लोग का मूल कैसा और क्या है। तो इससे रिलेटेड बच्चों हम लोग का क्वेश्चन जो है वो हम लोग का या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया या तो फिर हम लोग का 2 नंबर वाले में क्वेश्चन जो इस टाइप से पूछा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग देखने के बाद मूलों की प्रकृति के बाद देखिए मूल ज्ञात करने के तरीके। तो जैसे हम लोग द्विघात बहुपद की थोड़ा सा बात कर लें, तो द्विघात बहुपद में जिसको हम लोग शून्यक के नाम से जानते थे वही हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, मूल होता है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का काम जो वो करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग का पहला मेथड कौन सा है, गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। और यही फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हम लोग द्विघात बहुपद में भी जो हम लोग गुणनखंड विधि जो है वो हम लोग सेम पढ़े थे। सेकेंड हम लोग का क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को इंग्लिश में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि हम लोग का क्या है, न तो अब सीबीएसई के सिलेबस में है न तो हम लोग का बिहार बोर्ड के सिलेबस में। तो बच्चों हम लोग अब उससे आगे बात करें कि तीसरे नंबर पे द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग का क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, मतलब एक बार हम लोग प्लस लेकर के और एक बार हम लोग माइनस लेकर के दो रूट हम लोग को मिलता है, या फिर हम लोग उसी को x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a के नाम से हम लोग वेस फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व करते हैं। और द्विघात सूत्र हम लोग का यही होता है। तो इसको सभी लोग बच्चों लिख लीजिए। और उसी से रिलेटेड हम लोग एक और टर्म्स यहाँ पे छोटा सा देख लें, जैसा हम लोग बहुपद में पढ़े थे। तो हम लोग का मूलों और गुणांकों में संबंध, तो जैसे हम लोग द्विघात से बहुपद में पढ़े थे तो वही तरीके से हम लोग का यहाँ पे भी है। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में, इसमें मूल क्या है, इसका हम लोग का मूल शून्य, हाँ मूल, इसका मूल क्या होगा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे भी माइनस बी बाई और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। जैसा हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े थे और यही हम लोग का द्विघात समीकरण के लिए होता है। तो बच्चों एक और टर्म्स यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल भी कर लेते क्या, तो -2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो यही टॉपिक से रिलेटेड कि इसका हम लोग का कैसा मूल होगा नहीं होगा उसके बारे में आंसर में लिखिए। a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 3। d के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 3। तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 49, इक्वल टू क्या मिला 49। 49 क्या बच्चों 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक और असमान। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग जो बच्चों इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हम लोग का क्या है एग्जाम के नजरिए से अगर देखा जाए तो हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का होगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग उससे आगे के टर्म्स को देखने का काम जो वो करेंगे। तो बच्चों हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रहा है, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो बच्चों जैसा कि हम लोग विवेचक के लिए फॉर्मूला है, तो देखिए समीकरण क्या दे रहा है, आंसर में लिखिए 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 3। विवेचक फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिखेंगे विवेचक, इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू बच्चों कितना, तो b का वैल्यू -4, तो लिखिए -4 इसी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 3। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 का जब स्क्वायर करिएगा तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, तो -4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा -4 5 जा 20 और 23 जा 60 और 16 में से जब 60 जाएगा तो बचेगा -44। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कभी भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन में अगर विवेचक फाइंड आउट करना होता है तो विवेचक का फॉर्मूला लगाए। विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसके बाद हम लोग विवेचक को फाइंड आउट कर लिए। उसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, द्विघात समीकरण
4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके लिए क्या पूछ रहा है, विवेचक का मान बताइए और साथ ही साथ मूलों की प्रकृति भी है, वो भी हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग देखिए ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू 3। इसमें जब हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे तो देखिए डी विवेचक का फॉर्मूला, तो डी बराबर b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -5, इसी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4 इंटू सी का वैल्यू 3। तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48। 25 में से 48 जाएगा तो 25 में से 48 नहीं जाएगा, 48 में से 25 जाएगा तो 23। तो कितना मिल गया बच्चों, -23। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, विवेचक कितना मिल गया, तो डी बराबर -23। अब देखिए बच्चों यहाँ पे विवेचक का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, माइनस में मिला, मतलब -23। तो हम लोग जानते हैं क्या कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो, इसीलिए मूल क्या होगा, डी का वैल्यू जब 0 से छोटा है तो अवास्तविक होंगे। अवास्तविक मूल अवास्तविक होंगे। यही हम लोग का बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो बच्चों हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रहा है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का बच्चों 2 नंबर वाले में पूछा जा सकता है। तो सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो क्या दे रहा है इसमें, लिखिए हम लोग आंसर। मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग को क्या होगा, डी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि हम लोग इसमें द्विघात समीकरण को लिखते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या दे रहा है, तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू, तो बच्चों ए क्या होता है, तो x² के साथ, तो x² के साथ कितना 2। बी का वैल्यू कितना, x के साथ प्लस में 5, तो लिखिए 5। और सी मतलब जो सिर्फ अचर पद होगा कितना दे रहा है, -3। अब इसी का हम लोग फाइंड आउट करिए, डी का फॉर्मूला बच्चों b² माइनस 4ac। अब हम लोग फाइंड आउट करिए b का वैल्यू, तो 5 इसी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -3। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 25 और 24 को जोड़िए तो बच्चों मिल जाएगा 49। 49 हम लोग का क्या 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़े थे कि डी अगर 0 तो मूल जो है वो वास्तविक और समान होता था, वास्तविक और समान। डी का वैल्यू 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक और असमान, और डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा तो मूल अवास्तविक होता था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग का बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। तो बच्चों हम लोग इससे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। तो बच्चों जैसा कि हम लोग इस दोनों क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है, इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कर, इसमें दे रहा है क्या कि मूल जो वो वास्तविक और समान है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए आंसर में ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू के क्योंकि एक्स के साथ जो है के, और सी का वैल्यू 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग अब देखिए वास्तविक और समान के लिए, यदि मूल वास्तविक और समान हो, वास्तविक और समान हो तो डी का वैल्यू क्या होता है 0। डी मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 दूना 8 किया 24 बराबर 0, k² बराबर 24, k इक्वल टू प्लस माइनस √24, इसीलिए k बराबर 24 का फैक्टर कर लीजिए 2 के टेबल में, 12 बार में 2 के टेबल में, तो 2 पेयर में मिल गया, तो 2√6। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। यही बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
तो बच्चों हम लोग उसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है। अभी जो ये हम लोग का सामने क्वेश्चन है, ये भी हम लोग का विवेचक और उसी से रिलेटेड मूलों की प्रकृति से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन जो है दिख रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है कि के किन मान के लिए द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले आंसर में हम लोग लिखेंगे समीकरण क्या दे रहा है। तो के प्लस 1x², तो लिखिए के प्लस 1x² माइनस 2 टाइम्स के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में भी मूल बराबर होंगे। दे रहा है क्या कि समीकरण का हम लोग का मूल क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो बराबर मूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ए का वैल्यू लिखिए। तो के प्लस 1 x² के साथ क्या है के प्लस 1, तो ए का वैल्यू हो जाएगा के प्लस 1। बी का वैल्यू कितना, एक्स के साथ क्या है माइनस 2 टाइम्स के माइनस 1, और सी का वैल्यू कांस्टेंट टर्म्स 1। अब क्या दे रहा है, यदि मूल बराबर हो तो। अब जैसे बच्चों यहाँ पे दे रहा है कि बराबर मूल के लिए, तो मूल बराबर के लिए क्या होता है हम लोग का डी का वैल्यू 0। यहाँ पे दोनों तरीके से लिख सकता था कि मूल वास्तविक और समान हो या फिर मूल बराबर हो। तो बराबर मूल के लिए क्या, तो डी का वैल्यू 0। तो डी का फॉर्मूला बच्चों किस तरीके से, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी के बदले -2 टाइम्स के माइनस 1 इसी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू के प्लस 1 इंटू सी का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों अगले स्टेप में -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और के माइनस 1 का रहने दीजिए स्क्वायर, -4 1 जा 4 और के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू के इंटू 1 कंप्लीट यहाँ तक, -4 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों अगले स्टेप में, तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4 टाइम्स के प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टू जा 8k माइनस 4k माइनस प्लस -4 इक्वल टू 0। देखते हैं बच्चों यहाँ पे बाद हम लोग किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए के स्क्वायर वाला टर्म्स, तो 4k²। अब देखिए 8k माइनस 4 -8 माइनस 4 -12k, और ये 4 प्लस और ये 4 माइनस में इक्वल टू 0। अब इसके बाद अगले स्टेप में देखिए कॉमन क्या, तो 4 भी कॉमन k भी कॉमन, तो 4k कॉमन ले लिया तो बचेगा k, 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। तो या तो 4k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो या तो हम लोग का पहला टर्म 0 या तो हम लोग का दूसरा टर्म 0। तो k का वैल्यू 0/4 या फिर k का वैल्यू 3, इसीलिए k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे अगर समीकरण में पुट करके देख लें, तो k का वैल्यू अगर 0, देखिए समीकरण क्या था, k प्लस 1x² माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर k का वैल्यू हम लोग बच्चों यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 + 1 1x²। अगर 3 पुट करिएगा तो 3 + 1 4x²। ये हम लोग का 0 भी सही होगा और 3 भी सही होगा, इसीलिए k बराबर 0 और 3, यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, k का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, और समझ में आ जाए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखे, तो जिसमें हम लोग का क्या था कि विवेचक या फिर हम लोग का मूलों के प्रकृति से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाने का काम किए। वो क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है या फिर हम लोग का ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का क्या दे रहा है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। तो जैसा कि हम लोग बच्चों गुणनखंड विधि को बहुपद वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ने का काम किए, यहाँ पे भी हम लोग का उसमें टोटल 4 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग इसमें आंसर लिखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, तो देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले सिंबल देते हैं मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई किसको, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 2 3 जा कितना 6। साइन क्या होता है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 2 और 3 के लिए साइन क्या होता है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है बच्चों प्लस। और बीच वाला नंबर कितना,
तो बीच वाला नंबर तो यहाँ पे भी लिख दीजिए 5। अब देखना होगा बच्चों क्या कि यहाँ पे हम लोग 6 कौन कौन से टेबल में आता है और कितने बार में। 1 के टेबल में 2 बार, 1 के टेबल में 6 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग का 2 बात सोचना होता है, एक तो मल्टीप्लाई करके 6 लाना है और प्लस करके 5 लाना है। तो नंबर कौन कौन सा है जिसको कि हम लोग को मल्टीप्लाई करके जो वो 6 मिलेगा और ऐड करके 5 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, तो दोनों में मल्टीप्लाई करके 6 तो मिल रहा है, लेकिन प्लस करके 5 कहाँ पे, तो इसमें हम लोग का नहीं मिला। प्लस करके 5 हम लोग का मिलेगा 2 और 3 में। तो यहाँ पे हम लोग का पेयर क्या मिल जाएगा, तो 2 और 3। अब देखिए बच्चों क्या किस तरीके से दिस सिंप्लाइज 2x² माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा लिए। अब ये 2 और 3 को ऐड करने के बाद हम लोग को 5 मिल रहा था, तो 2x + 3x + 3 = 0। अगले स्टेप में 2x² माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x + 3 = 0। अब क्या हो जाएगा, 2 भी कॉमन, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या आ जाएगा, तो 2 भी कॉमन और x भी कॉमन। अब देखिए कि 2x² में से बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन और 2x में से एक x कॉमन, तो x हम लोग का बच जाएगा। माइनस है तो माइनस 2x हम लोग का सारा कॉमन ही ले लिए तो बच जाएगा 1। यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, तो माइनस कॉमन 3 कॉमन, माइनस भी कॉमन 3 भी कॉमन, तो बच जाएगा x। और यहाँ पे प्लस था, माइनस निकाल लिया तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 तो 3 बन जाए 3 = 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x - 1 दोनों ब्रैकेट में दिख रहा है तो उसको हम लोग कॉमन ले लिए, और दूसरे ब्रैकेट के लिए 2x और यहाँ पे -3 = 0, x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। x = 1 और x = माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 2x = 3, x = 1 और x = 3/2। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग इसका बी, सी और डी क्वेश्चन को बनाने का काम जो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए ए के बाद क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में हम लोग का क्या दे रहा था, तो 4x² माइनस 12x + 9 = 0। तो जैसा बच्चों हम लोग यहाँ पे अभी गुणनखंड विधि से देख रहे हैं उसी तरीके से हम लोग का क्वेश्चन द्विघात सूत्र से भी पूछा जाता है। तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सिंबल दीजिए मल्टीप्लाई का, तो 4 9 जा 36, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, अब बीच वाला नंबर 12। देखिए 36 जो है वो कौन कौन से टेबल में मिलता है, तो 36 मिलता है 1 के टेबल में 36 टाइम्स, 2 के टेबल में 18 टाइम्स, 3 के टेबल में 12 टाइम, 4 के टेबल में 9 टाइम और 6 के टेबल में 6 टाइम्स। तो यहाँ पे बच्चों देखिए कि किस टर्म्स में हम लोग को ऐड करके 12 मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा है। 6 और 6 को जोड़िए तो मिल जाएगा 12, तो 6 और 6। अगले स्टेप में तो 4x² माइनस 6x + 6x तो हो जाएगा 12x + 9 = 0। 4x² माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 6x + 9 = 0। देखिए यहाँ से यहाँ तक में 2x कॉमन, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में, तो 2x - 3 माइनस इसके बाद कितना, तो 6 और 9 3 के टेबल में, तो 2x - 3 = 0। तो हो जाएगा 2x - 3 × 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 = 0 और 2x - 3 = 0। तो 2x = 3 और 2x = 3, x = 3/2 और x = 3/2। यही बच्चों यहाँ पे हम लोग का इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो सी में क्या दे रहा है, तो सी में हम लोग का 2x² + x माइनस 6 = 0। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो वो हम लोग का थोड़ा सा अलग है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या, फिर सिंबल मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 2 6 जा 12, अब माइनस प्लस माइनस बीच में x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1। अब देखिए 12 कौन कौन से टेबल में, तो देखिए 12 हम लोग का आता है 1 के टेबल में 12 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, देखिए 1 के टेबल में 12 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में 12, 3 के टेबल में 4 बार में। यहाँ पे फिर बच्चों माइनस करके 1 लाना है। अब तक जो क्वेश्चन मिला था उसमें प्लस करके, और इस क्वेश्चन में हम लोग का माइनस करके जो वो 1 लाना है। तो ये माइनस कहाँ से मिला था, तो ये माइनस प्लस माइनस। अब देखिए किस तरीके से, तो देखिए 12 में से 1 जाएगा तो कितना 11 मिलेगा, 6 में से 2 कितना 4 मिलेगा,
और 4 में से 3 जाएगा तो कितना मिलता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो मिल जाएगा बच्चों 1। अब यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, तो 2x² प्लस बड़ा नंबर 4 और 3 था ना, तो 4x माइनस 3x, देखो 4x में से 3x जाएगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, 2x कॉमन x प्लस 2, 3 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 और x इक्वल टू -2। यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग का इसमें एक आखिरी क्वेश्चन जो है वो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसको हम लोग इस तरफ देखने का काम जब वो कर लेते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा बी। यहाँ तक ये क्वेश्चन हम लोग का सी। और डी क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डी क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रहा है, तो 3x² माइनस 2√6x, तो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है और फिर क्या कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग का मल्टीप्लाई करके लाना है 6 और प्लस 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 करके लाना है 2√6। अब देखिए दो नंबर को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में अगर √6 से रिलेटेड लाना है तो पक्का ही नंबर जो है वो हम लोग का हो जाएगा √6 और √6, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का यही दोनों नंबर को ऐड करके जो है वो 2√6 मिलता है, मल्टीप्लाई करके हम लोग को 6 मिलता है। तो देखिए किस तरीके से, तो 3x² माइनस √6x प्लस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक में देखिए 3 दिख रहा है, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है 2 बार √3, 3 का मतलब होता है 2 बार √3। तो यहाँ पे हम लोग √3 कॉमन ले लिए और x को भी कॉमन ले लीजिए, √3 भी कॉमन और x भी कॉमन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग का बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो इस देखिए √3 दोनों में हम लोग का कॉमन दिख रहा था, तो √3 को कॉमन, 3 में से अगर √3 निकाल लीजिए तो एक बार √3 बचेगा और x एक बार बचा। √3 को √6 का मतलब क्या होता है, तो √3 इंटू √2, √3 कॉमन तो बच जाएगा √2। अब देखिए माइनस √2 कॉमन, तो √3x माइनस √2 माइनस के बाद √2 माइनस √2 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में दिस इम्प्लाइज √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स सेम सेम, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा √3x इक्वल टू √2 और √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2/√3 और x इक्वल टू √2/√3। इसीलिए x इक्वल टू √2/√3 और √2/√3। इसका मतलब क्या बच्चों, इसमें हम लोग का दोनों रूट जो है वो हम लोग का क्या होगा, इक्वल होगा। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग जैसा कि अभी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से बनाने का काम किए, आशा करता हूँ कि आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आसानी से आ गया होगा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं क्वेश्चन जिसमें हम लोग का कौन सा मेथड, तो इसके लिए हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं द्विघात समीकरण के लिए द्विघात सूत्र या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला देख लें। एक्स के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यही हम लोग का बच्चों क्या होता है द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है, जिससे अभी हम लोग इस तीनों क्वेश्चन को देखने का काम जो वो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आंसर ए क्या दे रहा है, तो x² प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना 1, x² के साथ क्या है 1 है, b का वैल्यू कितना 12 और c का वैल्यू कितना 35। अब देखिए x फाइंड आउट करने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो लिखिए माइनस b का वैल्यू 12 प्लस माइनस √b² मतलब 12 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 35/2 इंटू a का वैल्यू 1, तो -12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 को 1 से, तो 4 गुना 35 140। अब देखिए बच्चों बाई में 2, तो क्या हो जाएगा -12 प्लस माइनस
4/2 -12 प्लस माइनस 2/2 इक्वल टू -12 एक बार प्लस में और एक बार -12 माइनस 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -12 और -12 प्लस 2 तो -10/2 और -14/2 के टेबल में 5 टाइम्स और 2 के टेबल में 7 टाइम्स इक्वल टू -5 और -7, यही x का वैल्यू हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो इसमें हम लोग का क्या है कि अगर कभी क्वेश्चन अगर हम लोग को से द्विघात समीकरण में कभी भी अगर वर्ड प्रॉब्लम या किसी भी टाइप का अगर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर इससे बनाना हो तो इसे भी आसानी से बना सकते हैं, या फिर अगर गुणनखंड से बन जाए तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से भी आसानी से बना सकते हैं। अब बच्चों हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर बी देख लें। तो बी में क्या दे रहा है, फिर 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू -5। एक्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a इक्वल टू -b का वैल्यू -3 प्लस माइनस √b² तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू -5/2 इंटू 2। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 5 जा 40, लिखिए यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 तो 3 प्लस माइनस 49/4। अब अगले स्टेप में तो 3 प्लस माइनस 7/4 तो एक बार हो जाएगा प्लस में और एक बार हो जाएगा माइनस में। देखिए किस तरीके से, तो एक बार 3 प्लस 7/4 और 3 माइनस 7/4 इक्वल टू 3 प्लस 7 10/4 और माइनस 4/4 x इक्वल टू 5/2 और -1 2 के टेबल में 5 टाइम्स 2 के टेबल में 2 टाइम्स तो 5/2 और -1, यही हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इसका अगला क्वेश्चन सी देखेंगे। तो सी में क्या दे रहा है, देखिए 6x² प्लस 12x प्लस 17x प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 17, सी का वैल्यु 12। एक्स फाइंड आउट करने के लिए फिर हम लोग द्विघात सूत्र x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a माइनस बी का वैल्यू 17 प्लस माइनस b² 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। क्या हो जाएगा बच्चों, 17 माइनस में प्लस माइनस 17 का स्क्वायर मतलब 17 को 17 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाता है 289 माइनस 4 को 6 से 24 और 24 को 12 से तो हो जाता है 288 डिवाइडेड बाई 2 6 जा 12 इक्वल टू -17 प्लस माइनस 1/12 तो -17 प्लस माइनस 1/12 इक्वल टू -17 प्लस 1/12 और -17 माइनस 1/12 एक्स इक्वल टू कितना 1 में से 17 -16/12 और -18/12। एक्स का वैल्यू देखिए 4 के टेबल में 3 बार में 4 के टेबल में 4 बार में तो एक्स इक्वल टू -4/3 और 6 के टेबल में 3 टाइम्स 6 के टेबल में 2 टाइम्स और -3/2। ये दोनों ही क्या हो जाएगा इस बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। कभी कभी आपको हो सके तो इसमें हम लोग से क्वेश्चन जो पूछ देता है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण दे दिया और पूछ दिया जाता है क्या किस द्विघात समीकरण का विवेचक या विविकर फाइंड आउट करिए और यदि हम लोग का मूलों की प्रकृति अगर वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग कभी कभी जो है वो इसमें हम लोग b² माइनस 4ac नहीं फाइंड आउट करके हम लोग क्या करते हैं उसमें इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को बना लेते क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ये फॉर्मूला भी हम लोग द्विघात सूत्र में यूज कर सकते हैं। तो या तो इससे बनाइए या तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला से बनाए, तो दोनों ही से बनाते हैं। तो हम लोग का आंसर में बच्चों किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं आता है, आपको जिस मेथड से मर्जी उस मेथड से बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हम लोग का मेथड मेंशन कर दिया, मतलब क्या कि इसको हम लोग गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए या फिर इसको हम लोग द्विघात सूत्र से बनाए। तो दोनों में से अगर जिससे मर्जी
अगर मेथड दे दिया तब तो उसी मेथड से, और अगर नहीं दिया तो आपकी मर्जी बच्चों, जिससे मर्जी उसी से बना सकते हैं। लिख लीजिए इसको सभी लोग। तो बच्चों हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का क्या दे रहा है, द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 = 0 के मूलों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में देखिए क्या लिखते हैं। तो आंसर में हो जाएगा, समीकरण क्या दे रहा है, तो √2x² - 6x + 2√2। तो बच्चों यहाँ पे मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है c/a। तो सारा वैल्यू लिखिए, इक्वल टू तो 0 दे रहा है, a का वैल्यू √2, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 2√2। तो लिखिए मूलों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो हो जाएगा -6/a का वैल्यू √2, -b/ तो -6/a का वैल्यू √2। तो ये हो जाएगा 6/√2, रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 6√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 3√2। एवं मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है, 2√2, तो लिखिए 2√2 और a का वैल्यू √2 कैंसिल, 2 हो जाएगा इसका आंसर को क्या, तो मूलों का गुणनफल 2 और मूलों का योगफल 3√2। और बच्चों ये सारा टर्म्स जो हम लोग इससे पहले के टॉपिक बहुपद में भी बनाने का काम जो वो किए, इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इससे आगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का क्या है, एक द्विघात समीकरण है और इसको हम लोग दोनों ही मेथड से फाइंड आउट करने का काम जो वो करते हैं, इसका मूल। तो देखिए हम लोग का आंसर में पहले वाले में दे रहा है गुणनखंड विधि से। तो आंसर में लिखिए समीकरण क्या है, तो 2x² - 2√2x + 1 = 0। यहाँ पे गुणनखंड विधि में सबसे पहले मल्टीप्लाई किसको, तो इस 2 को इस 1 से, मतलब x² के साथ जो टर्म्स है उसको कांस्टेंट वाले से, तो 2 1 जा 2 और बीच वाला नंबर 2√2, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। अब देखिए बच्चों, दो नंबर जिसको ऐड करके हम लोग का 2√2 मिलेगा और मल्टीप्लाई करके 2 मिलेगा, ये ऐड करके अगर 2√2, तो नंबर हम लोग का दोनों जो है वो √2 ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर ऐड करके √2 के फॉर्म में लाना है तो दोनों नंबर हम लोग का √2 को √2 में ऐड करिएगा तभी ना हम लोग का 2√2 होगा, और कोई नंबर तो हम लोग के पास ऑप्शन में नहीं होगा जिसको ऐड करके हम लोग को 2√2 मिले, क्योंकि दोनों ही नंबर हम लोग का बच्चों क्या होगा, तो √2 से रिलेटेड ही नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का दोनों टर्म्स भी मिल गया। अब लिखिए दिस एम्प्लॉइज 2x² - √2x - √2x + 1 = 0। अब अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब क्या होता है, √2 × √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 भी कॉमन, x भी कॉमन, 2x में से अगर √2 कॉमन निकाले तो बचेगा √2x, इसमें से सारा कॉमन तो 1, -1 कॉमन तो √2x - 1 = 0। यहाँ पे √2x - 1 = 0। अब दोनों टर्म्स में क्या दिख रहा है, तो √2x - 1 दोनों ब्रैकेट में, तो √2x - 1 = 0। तो √2x - 1 = 0 और √2x - 1 = 0। तो √2x = 1 और √2x = 1। अब बच्चों क्या हो जाएगा, x = 1/√2 और x = 1/√2, देयरफॉर x = 1/√2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जब हम लोग गुणनखंड विधि से बनाए। और इसी को जब हम लोग द्विघात सूत्र से बनाते हैं तब देखिए किस टाइप का। तो फिर लिखिए आंसर 2x² - 2√2x + 1 = 0। द्विघात सूत्र में हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + √b² - 4ac/2a। तो देखिए बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, x² के साथ a है तो a का वैल्यू 2, x² के साथ 2, एक b का वैल्यू माइनस में 2√2 और c का वैल्यू 1। a क्या होता है, तो x² के साथ जो वो a है और x के साथ जो है वो b है, मतलब -2√2 और कांस्टेंट टर्म्स c है तो हो जाएगा 1। अब देखिए इक्वल टू माइनस b का वैल्यू -2√2 प्लस -b², तो -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2।
तो माइनस माइनस प्लस में 2√2 प्लस माइनस माइनस वाले का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 8/4 तो हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 8-8/4 तो 2√2 प्लस माइनस 0/4 इक्वल टू या एक्स इक्वल टू 2√2/4 2 से 2 बार में काट दीजिए एक्स इक्वल टू √2/2। अब ऊपर अगर रेशनलाइज वाला टर्म्स यूज करें तो मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 2/2√2 कैंसिल एक्स इक्वल टू 1/√2। यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को अगर दोनों में से अगर किसी भी मेथड से बनाना रहे तो हम लोग आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सभी लोग लिख लेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं जिसमें हम लोग का 3 क्वेश्चन है जो देखने में सब हम लोग का द्विघात के जैसा दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग का क्या क्या सॉल्व करने के बाद जो है ये क्वेश्चन हम लोग का बच्चों द्विघात समीकरण के जैसा ही है। तो इसको हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चन को किसी भी मेथड से, यहाँ पे हम लोग का मेथड मेंशन नहीं किया हो तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर द्विघात समीकरण के फॉर्म में तो द्विघात समीकरण से सॉल्व करें या फिर जैसे भी होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग आंसर ए। अब देखिए क्या दे रहा है हम लोग का, तो 1/x लिखिए 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। जैसा बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग का नंबर से रिलेटेड होता है उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का भी अगला स्टेप बनाते हैं। x और x माइनस 2 का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। x दिख रहा है तो उसको ढक दीजिए तो बचेगा कौन सा x माइनस 2। 1 से मल्टीप्लाई तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 को ढक दीजिए तो x तो लिख लीजिए x इक्वल टू 3। तो बच्चों देखिए इसमें क्या मिल जाएगा, ये x कैंसिल तो -2/x को x से x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3 क्या मिल जाएगा, तो -2 इक्वल टू 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x तो -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू -2 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टराइज होने वाला है नहीं क्योंकि हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी 6 और प्लस करके भी 6, तो ऐसा कोई नंबर हम लोग को नहीं मिलता है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी 6 और प्लस करके भी 6 मिलता है, तो गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा। तो आ जाइए हम लोग द्विघात सूत्र, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 6 माइनस में और c का वैल्यू 2। अब देखिए x के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x के लिए फॉर्मूला यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 और माइनस 0 था तो x इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो माइनस b का वैल्यू -6 यहाँ पे माइनस तो -6 प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 c का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24/6 इक्वल टू 6 प्लस माइनस √12/6। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 का फैक्टर या √12 को चाहे तो 2 2 जा 4 3 जा 12 तो 2√3 लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस 2√3/6। तो देखिए अगर हम लोग बारी बारी से तो 6 या फिर हम लोग देखिए इसको चाहे तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो 6/6 प्लस माइनस 2√3/6 ये 6 है ये 6 कैंसिल 2 3 जा 6 तो 1 प्लस माइनस √3/3 इक्वल टू 1 प्लस √3/3 और 1 माइनस √3/3। अगर इसको सिंप्लीफाई करिए तो √3/√3 का बाई 3 का वैल्यू तो √3/3 के बदले 2 बार √3 कैंसिल तो 1/√3 तो एक बार 1 प्लस 1/√3 एक बार 1 माइनस 1/√3। यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का पहले वाले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लीजिए फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को जो है बनाने का काम कर लेते हैं। तो सेकेंड वाले में देखिए बी में क्या दे रहा है, √13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब देखिए किस तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस रूट में उस तरफ ले जाइए तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर।
तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10x 25 ही होता है इक्वल टू 13 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे टर्म्स एक तरफ, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 10 के साथ x लग जाता है, प्लस 10x माइनस 25 सॉरी प्लस 25 माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 10x, 25 में से 13 तो 12 बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, ये 2 उस तरफ जाता तो डिवाइड में तो लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको फैक्टराइज करना है तो मल्टीप्लाई करके 6 प्लस करके 5, 6 1 जा 6, 6 अब प्लस करके 5, तो नंबर मिल जाएगा 2 और 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक में x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस, तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। यही बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका सी क्वेश्चन जो ये हम लोग का x प्लस 1/x इक्वल टू 3 को देखने का काम जो वो करेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब बच्चों हम लोग 10 के b के बाद b जैसे हम लोग देखें 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5, उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसको देखिए किस तरीके से। तो सी के आंसर में क्या हो जाएगा, लिखिए आंसर सी क्या, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3, बाई में कर लीजिए 1, फिर एलसीएम x 1 के में x टाइम्स, तो x को ऊपर वाले से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, दिस इम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 लाना है, अब प्लस करके 3, इसका भी कोई फायदा हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं मिलता है, तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, देखिए फिर वही बात फॉर्मूला लगाइए, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 1, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, पुट करिए सबका वैल्यू तो हो जाएगा माइनस b का वैल्यू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 बाई 2, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना, तो 3 प्लस माइनस √5 बाई 2, एक्स इक्वल टू 3 प्लस √5 बाई 2 और 3 माइनस √5 बाई 2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सी, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 3 का दो सॉल्यूशन, एक एक्स इक्वल टू 3 प्लस √5 बाई 2 और दूसरा 3 माइनस √5 बाई 2। इसको सभी लोग बना लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने का काम करेंगे। तो बच्चों अभी तक हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखे, जिसमें हम लोग का क्या था, द्विघात समीकरण से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग विवेचक ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, या फिर हम लोग का मूल ज्ञात करने के लिए जिसको हम लोग गुणनखंड विधि या फिर हम लोग द्विघात सूत्र से फाइंड आउट करने का काम किए। अब आगे हम लोग का कुछ क्वेश्चन आने वाला है जो हम लोग का क्या होगा, द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम, मतलब डेली बेसिस पे जो कुछ क्वेश्चन होने जा रहा है। तो इसमें से हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जिसमें देखिए बच्चों क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन में दे रहा है रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। मतलब ये क्वेश्चन जो बच्चों हम लोग का एज रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोग का डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एज रिलेटेड पूछ दिया, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड पूछ दिया, या फिर मेंसुरेशन से पूछ दिया, या फिर हम लोग का इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है। तो इसमें हम लोग का जैसे ये हम लोग का एज रिलेटेड मतलब आयु से संबंधित प्रश्न जो हम लोगों से पूछ रहा है। तो क्या दे रहा है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। तो इसको समीकरण में लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, एवं या इसीलिए उसके माँ की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब से 3 साल बाद उसके आयु का गुणनफल 360। तो पहले देख लीजिए 3 वर्ष बाद क्या होता है, 3 वर्ष बाद, तो रोहन की आयु, रोहन की आयु, अगर किसी का एज अभी 10 साल है
तो 2 साल के बाद 10 + 2 3 साल बाद, तो 10 + 3। तो रोहन का आयु अभी अगर x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष। एवं माँ की आयु अगर अभी x + 26 है तो 3 साल बाद x + 26 + 3 बराबर x + 29 वर्ष। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 साल बाद जो है वो दोनों के एज का गुणनफल जो वो हो जाएगा 360, मतलब x + 3 × x + 29 = 360। सॉल्व करिए, पहले x को मल्टीप्लाई दोनों से, तो x × x + 29 + 3 × x + 29 = 360। x को x से x² + 29x + 3x + 29 को 3 से 87 = 360। तो x² 29 और 3 32x + 87 - 360 = 0। x² + 32x माइनस 10 में से 7 जाएगा तो 3, 6 में से 5, 15 में 60 गया तो 7, 273 = 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग का इस क्वेश्चन को फैक्टर करने के लिए, तो हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर में क्या होगा, अब देखना होगा कि 273 जो है वो कौन कौन से टेबल में कटता है और कितने बार में जो हम लोग का कटता है। तो ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 273 के बारे में अगर सोचेंगे तो 273 देखिए 1 के टेबल में वैसे तो सोचा जा सकता है, तो 1 के टेबल में 273 टाइम, देखिए 2 7 9 3 बार, ये 3 के टेबल में भी कटेगा तो 91 टाइम। 91 अगर 7 से कट रहा है तो ये नंबर 7 से भी कटेगा, तो 7 के टेबल में कितने बार में, 7 × 21, 6 × 3 63, 7 × 9 63, और माइनस करके अगर बात देखिए मल्टीप्लाई करके कितना 273 और माइनस करके 32, 273 को 1 से मल्टीप्लाई तो 273 और माइनस प्लस माइनस 32, तो पेयर आपको मिल जाता है 39 और 7। तो लिखिए दिस इम्प्लाइज x² + 39x - 7x, 39x - 7x - 273 = 0। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग फैक्टर जब कर लिए, ये सोचने का काम अगर कर लिए, 7 के बाद और भी टेबल में कटता है, 7 के बाद 13 के टेबल में कटता है, क्योंकि 39 का एक फैक्टर 13 भी है, तो 13 के टेबल में कितना, 13 दूना 26, 1 पर 3 13, 21 बार में। 13 के बाद हम लोग ये नंबर जो 13 के बाद 14 14 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, 16 में भी नहीं, 17 में भी नहीं, उसके बाद फिर हम लोग का 21 के टेबल में कटता है। चलिए वो तो बाद की बात है, देखिए क्या मिल जाए, x × x + 39 - 7 × x + 39 = 0, x - 7 × x + 39 = 0। बच्चों अगर इसको लिखना होगा तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, x - 7 = 0 और x + 39 = 0, x = 7 और x = -39। इसीलिए रोहन की, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष और माँ की वर्तमान आयु। वैसे इस क्वेश्चन में x + 26, x का वैल्यू 7 + 33। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग देखे करना क्या था, इस कथन का समीकरण लिखे, तो हम लोग का क्या होता है बच्चों, यही जो है वो हम लोग का यहाँ तक अगर कर देते तो यही हम लोग का क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है, यहीं तक हम लोग का क्या होता है, आंसर होता है। अगर दे देता क्वेश्चन में कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तब सॉल्व करके रोहन का और माँ का पूछता तो माँ का, तो अगर नहीं पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं पूछा जा रहा था तो हम लोग का यही आंसर, और अगर पूछा जाता तो इससे आगे फैक्टर भी करना पड़ सकता था, तो इसको सभी लोग बना लेंगे। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन, तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। तो क्या दे रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इसका समीकरण लिखे या इसका कथन को समीकरण के फॉर्म में लिखे। तो लिखिए, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, 2 क्रमागत अगर कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 11 तो 12 13, ये हम लोग का लगातार धनात्मक पूर्णांक है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो कोई सा भी अगर होगा तो कितने कितने का गैप, 1 का। अगर क्रमागत सम संख्या पूछते, क्रमागत सम संख्या पूछे
तो जैसे एक लिखे 12 तो अगला हो जाएगा 14, अगला हो जाएगा 16। कितने का गैप? 2 का। क्रमागत विषम संख्या में तो क्या हो जाएगा? जैसे एक 15 तो दूसरा 17, 19, 2 का गैप होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, दो सम संख्या में कितने का गैप? 2 का, और दो विषम संख्या में भी गैप हम लोग का कितने का? 2 पे। यहाँ पे हम लोग का 2 क्रमागत धन पूर्णांक, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हम लोग को लेना है तो उसमें अंतर कितने का होता है? 1 का। तो एक संख्या अगर हम लोग ले लिए x एवं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1। देखिए प्रश्नानुसार क्या दे रहा है, तो प्रश्नानुसार क्या दे रहा है? दोनों का गुणनफल 306 है। x इंटू x+1 बराबर 306, x को x से x² प्लस x को 1 से x बराबर 306, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इस क्वेश्चन में बस हम लोग को समीकरण के फॉर्म में लिखना था, जिसको हम लोग लिखने का काम जो वो कर दिया। और ये जो हम लोग का था वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। वैसे हम लोग का क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है, तो इसको सभी लोग लिख लेंगे। इसके बाद भी हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और जो हम लोग देख ले। ऐसा इस वजह से क्योंकि हम लोग का ये जो वीडियो बनाया गया है वो स्पेशली इस बार जो बिहार बोर्ड के बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए ये सारा का सारा क्वेश्चन जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रहा है? दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है एवं उसके व्युत्क्रम का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग का दो प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड जो हम लोग का क्वेश्चन, और कहीं पे इसमें मेंशन नहीं किया कि दोनों लगातार होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। तो लिख लीजिए आंसर में माना एक संख्या, माना एक संख्या कितना? x, इसीलिए दूसरी संख्या। देखिए जैसे दो नंबर को मिला करके हो जाए 25 और एक नंबर मिल जाए मान लीजिए 7, तो दूसरा कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना दे रहा था? 25, उसमें से एक नंबर 7 लेके चला गया तो बच जाएगा 18। तो दूसरा नंबर के लिए कितना? तो टोटल में से जो नंबर पता है उसको माइनस कर लीजिए। तो हम लोग के क्वेश्चन में टोटल कितना दे रहा था? 8, तो लिख लीजिए 8, पहला नंबर माइनस तो 8 माइनस x। अब लिख लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? दोनों के व्युत्क्रम का योग, तो 7 अगर है तो 7 का व्युत्क्रम 1/7, 25 का व्युत्क्रम 1/25, 3/4 का व्युत्क्रम 4/3। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है बच्चों उल्टा कर देना। x का उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/8 माइनस x इक्वल टू दे रहा है कितना? 8/15। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, x इंटू 8 माइनस एक्स, और राइट साइड में तो 8/15 ही रह जाएगा। x को ढक दीजिएगा तो क्या बचेगा? 8 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स को ढक दीजिएगा तो बच जाएगा x। अगले स्टेप में देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 8/8x माइनस x², 8/15 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू 8 इक्वल टू 8 इंटू 8x माइनस x²। अगले स्टेप में इस 8 को भी हटाइए तो 15 इंटू 8/8 इक्वल टू 8x माइनस x²। 8 से 8 कैंसिल तो 15 इक्वल टू 8x माइनस x²। अब बच्चों आगे देखिए, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले जाए तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 15, अब प्लस करके 8, 15 बन जाए 15, अब प्लस 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 करके 8, तो 1 के टेबल में 15 टाइम्स 3 के टेबल में 3 + 5 8, x² माइनस 3x प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन, तो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू 3। इसीलिए अब देखिए 5 भी सही है और 3 भी सही है। अगर हम लोग x का वैल्यू 5 लेते तो दूसरा संख्या 8 में से 5 जाता 3, तो संख्या जो है x और 8 माइनस एक्स, x का वैल्यू अगर 5 लिखिएगा तो 5 और 8 माइनस 5, तो 5 और 3। या अगर x इक्वल टू हम लोग अगर 3 लेते तो संख्या क्या होता है? x और 8 माइनस एक्स, तो 3 और 8 माइनस 3, तो 3 और
5, या तो 3 5 या तो 5 3, दोनों ही आंसर बच्चों हम लोग का क्या होगा, सही होगा। इसको सभी लोग बना लीजिए, फिर हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए। देखते हैं बच्चों हम लोग इसमें एक ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो क्या दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज में आधार जो है वो उसकी ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है तो एक क्वेश्चन बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। तो क्या दे रहा है, ऊंचाई जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यही त्रिभुज ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण कितना दे रहा है, 13। आधार से 7 कम है, तो आधार को मान लीजिए, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए ऊंचाई कितना, तो 7 कम तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आधार कहाँ पे है, तो ये हम लोग का आधार x और ये x माइनस 7 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में तो क्या है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए अगर इस त्रिभुज में बच्चों ए बी सी में अगर यहाँ पे 90 है तो ये हम लोग का हो जाएगा कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाए, ए बी का वैल्यू x माइनस 7 लिख लीजिए, x माइनस 7 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ वाला है 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14x माइनस 169, ये 169 को भी लेफ्ट में इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखो 49 में से 169 जाए तो माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 को ले लेंगे बच्चों क्या कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। बच्चों आप देखिए फिर मल्टीप्लाई करके 60 और प्लस माइनस करके 7, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 160 जा 60 अब माइनस प्लस माइनस करके 7। 60 कौन कौन से टेबल में, एक के टेबल में 60 टाइम, 2 के टेबल में 30 बार में, 3 के टेबल में 20 बार में, 4 के टेबल में 15 बार में, 6 के टेबल में 10 बार में, यहाँ पे बच्चे के टेबल में भी आता है 5 के टेबल में 12 बार में, तो नंबर मिल जाएगा 5 और 12। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसके बाद बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 12, 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 12, ये रिजेक्टेड ये सेलेक्टेड, इसीलिए x बराबर 12। अब पूछ रहा है आधार और ऊंचाई, इसीलिए आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग का अदर दो साइड कितना मिल जाए, 12 और 5 सेंटीमीटर। यही बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे, इसको समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों हम लोग अगला जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग का स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो दिख रहा है। और ये क्वेश्चन अगर हम लोग इस एग्जाम में पूछ दिया जाए तो समझ लीजिए कि ये 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आप लोगों से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है, एक रेलगाड़ी नियत चाल से कुछ दूरी तय करती है, यदि वह अपना स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर अधिक कर ले तो उसको 2 घंटे का कम समय लगेगा, और अगर स्पीड अपना 10 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो उसको रियल टाइम से 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है कि रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई कुल दूरी बताएं। वैसे इस क्वेश्चन में देखिए ना तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस दे रहा है, ना तो हम लोग का टोटल टाइम दे रहा है, ना तो हम लोग का स्पीड दे रहा है। तो आंसर में लिखिएगा, माना तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी
तो कितना x किलोमीटर, एवं चाल कितना हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। तो समय देखिए क्या हो जाएगा, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, दूरी था x बटा y आवर। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब इसमें करना क्या है, अब जैसे देखिए अभी टाइम लग रहा था x बटा y, और जब वो अपना स्पीड बढ़ा लिया तो दूरी तो हम लोग का x ही हो जाएगा, और स्पीड बढ़ा लिया तो y प्लस 10, 10 किलोमीटर बढ़ा लिया तो y प्लस 10। अब देखिए स्पीड जब बढ़ाएगा तो समय हम लोग का कम समय लगा, और ये हम लोग का अधिक समय था। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अधिक समय मतलब पहले जितना समय लग रहा था उसमें से हम लोग नया समय, तो अब कितना समय, तो x बाई वाई प्लस 10 इक्वल टू कितना देर, तो 2 घंटा का कम समय लग रहा है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको अगर ज़रूरत नहीं होगा तो मिटा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 10, क्या करिए y दिख रहा है y को ढक दीजिए तो बचेगा ऊपर x, और नीचे क्या बच रहा है y प्लस 10, तो x को y प्लस 10 से मल्टीप्लाई माइनस x, और y प्लस 10 को ढक दीजिए तो y बचेगा इक्वल टू 2। इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर एक्स वाई प्लस 10x माइनस एक्स वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 2, एक्स वाई कैंसिल, 10x इक्वल टू 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 10y, x इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 10y बाई 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 10y बाई 5, यही हो जाएगा समीकरण 1। एवं अब आइए केस 2 में, तो पहले समय रियल टाइम यही था, अब क्या किया अपना स्पीड घटा लिया, तो y से 10 कम। अब जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या दे रहा है कि स्पीड जब घटा लिया तो ये हम लोग का अधिक समय लेगा, और ये हम लोग का हो जाएगा कम समय, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग धीरे धीरे चले तो लेट से पहुंचेंगे, और अगर स्पीड चले तो जल्दी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग y माइनस 10 मतलब क्या, स्पीड को क्या किए कम कर लिए, स्पीड कम करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। एवं अब देखिए x बाई वाई माइनस 10 एक माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 3 घंटा, सेकेंड केस में कितना दे रहा है 3 घंटा। एलसीएम y माइनस 10 इंटू वाई राइट साइड में 3, अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा x, y माइनस 10 को ढक दीजिए तो y माइनस एक्स इंटू कितना, तो y को ढकिएगा तो y माइनस 10, मिटा दीजिए एक्स्ट्रा टर्म्स को। अब हो जाएगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 10x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 10y, y को y से y स्क्वायर, 10 को y से तो 10y इक्वल टू 3, एक्स वाई कैंसिल, 10x 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब देख लीजिए x इक्वल टू 3/10 वाई स्क्वायर माइनस 10y, इसको कर लीजिए समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, बच्चों यहाँ पर हम लोग 1 और 2 में क्या देखें, दोनों हम लोग का x के बराबर है, तो वाई स्क्वायर प्लस 10y, तो वाई स्क्वायर प्लस 10y बाई 5 इक्वल टू 3/10 इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस 10y। तो इसको उस तरफ लेके चल जाइए, या फिर इसी 10 को उधर लाइए, तो 10 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y बाई 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 10y, 5 2 जा 10। अगले स्टेप में 2y स्क्वायर प्लस 20y 3y स्क्वायर माइनस 30y, सारे टर्म्स को एक तरफ देखिए, 2y स्क्वायर उसी तरफ लेके चल जाइए, तो इस तरफ बचेगा 0 इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 30y, 2y स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में, और ये 20y उधर जाएगा तो माइनस 20y, तो क्या हो जाएगा देखिए 3y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर तो बच जाएगा y स्क्वायर, ये 30 और 20 मिला करके 50y, और 0 इस तरफ लिखिए या उस तरफ लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए y इंटू वाई माइनस 50 इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 0 और y माइनस 50 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 50। समीकरण 1 से जब y का वैल्यू मिल जाए तो किसी भी समीकरण में पुट कर ले पहले वाले में ही, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 10y, वाई स्क्वायर प्लस 10y बाई 5। y का वैल्यू 50 तो 50 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 50 बाई 5। 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 500 बाई 5 इक्वल टू 3000 बाई 5 इक्वल टू 600। किसका वैल्यू? x का। इसीलिए तय की गई दूरी x बराबर 600 किलोमीटर, यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो इसको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा बड़ा वाकई है। क्या दे रहा था, कोई रेलगाड़ी है जो हम लोग का जब अपने नियत चाल से चल रहा है, और ना तो स्पीड दे रहा है ना तो टाइम दे रहा है, तो क्या किया हम लोग इस क्वेश्चन के लिए टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या किए x मान लिए और टोटल समय को y मान लिए, सॉरी चाल को y मान लीजिए। तो समय क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल x बट्टा y। अगर हम लोग स्पीड को बढ़ा लिए, पहले केस में स्पीड को बढ़ा लेंगे तो टाइम हम लोग का कम लगेगा, तो ये हम लोग का ज़्यादा टाइम, ये हम लोग का कम टाइम, कितना 2 कैलकुलेट कर लिए। उससे हम लोग क्या होगा x का वैल्यू y के टर्म्स में ला लिए, क्योंकि हम लोग का x लीनियर में और y क्वाड्रेटिक में, तो x का वैल्यू y के टर्म्स में लाना आसान है। वही फिर हम लोग सेकेंड स्टेप के लिए यहाँ पे क्या किए, जब स्पीड घटा लेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा समय माइनस कम समय। मैक्सिमम बच्चे गलती हम लोग का यही दोनों स्टेप में करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको सभी लोग ध्यानपूर्वक रखिएगा कि जब स्पीड हम लोग गाड़ी का घटाएंगे तो समय हम लोग का बढ़ जाएगा, और जब गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे तो समय हम लोग का कम लगेगा। फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके फिर एक्स को वाई के टर्म्स में, और दोनों समीकरण से क्या कि हम लोग एक दूसरों का यूज करके हम लोग का क्या कि वाई के फॉर्म में इक्वेशन ला लिए, द्विघात में आया और उसको सिंप्लीफाई करके बच्चों वाई का वैल्यू मिल गया, और जब वाई का वैल्यू मिल जाए एक्स का भी मिल जाएगा। तो यही तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो बच्चों हम लोग अब इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें क्या दे रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुनी है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का दोनों इक्वेशन में कोई कोरिलेशन या दोनों इक्वेशन हम लोग का वैसा कोई रिलेशन जो वो नहीं दे रहा है डायरेक्ट वे में, जिससे हम लोग दोनों संख्या को x के टर्म्स में मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे माना दो संख्या, तो कितना, तो दोनों संख्या एक को मान लीजिए x और एक को मान लीजिए y, x एवं y। प्रश्नानुसार अब यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं, देखिए क्या है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए x बड़ा है y छोटा है। तो प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। समीकरण 1 पहला इन्फॉर्मेशन क्लियर। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या दे रहा है, छोटी संख्या का वर्ग एवं छोटी संख्या कौन सा y, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो 8x। तो छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुनी, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का स्क्वायर छोटी संख्या का 8 गुना मतलब 8 इंटू सॉरी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी। इसको बना लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बदले 8x इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब देखें किस तरीके से एक्स स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग फैक्टर से सोच लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 180 और माइनस करके 8, दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करके 180 होगा और माइनस करके 8 होगा। 180 एक के टेबल में कितने बार में 180 टाइम, 2 के टेबल में 90 टाइम, 3 के टेबल में 60 टाइम, 4 के टेबल में 45, 5 के टेबल में 36, 6 के टेबल में 30, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 9 में 20, 10 में 18, 18 में से 10 जाएगा तो वैसे 12 के टेबल में 15, 18 में से 10 जाएगा तो 18 में से 10 जाएगा तो 8 मिल जाएगा, 18 और 10। तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x, 18x माइनस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अगला स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू कॉमन x
एक्स माइनस 18, यहाँ पे प्लस 10 कॉमन तो एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू 18, ये रिजेक्टेड ये सेलेक्टेड, x इक्वल टू 18 है। अब क्या करिए, समीकरण 2 से जब x का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए तो दोनों में से किसी एक में पुट कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x 8 इंटू 18, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, वाई इक्वल टू 144 का रूट 12। इसीलिए दोनों संख्या, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्या x और y। तो बच्चों यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू x और y लिख लीजिए, x और y, x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू 12। यही बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर आप लोग को पूरे द्विघात समीकरण या फिर पूरे इस वीडियो में अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, लिख लीजिए इसको।